हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। घर पे पढ़ाई जरूर कर लेना। जैसी छुट्टियां खत्म होंगी तो एग्जाम आएंगे और ये सब चीजें पूछी जाएंगी उन एग्जाम जो हम पढ़ा रहे हैं। आज हम फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्लास है आज हमारी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कोई डायमेंशनल एनालिसिस हमने कवर किया था, तो आज हम लोग उसमें ही आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या चीजें और हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं एक बार। अब इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो इसमें गिवन है कि इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन के अंदर दिया हुआ है ओमेगा t माइनस के, इसको ओमेगा बोलते हैं, w कह लीजिए भी के लिए, माइनस के एक्स ब्रैकेट क्लोज। सो वी हैव टू ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड के। ओमेगा मतलब w एंड के, और गिवन क्या है, x क्या डिस्टेंस है और t क्या टाइम। सो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो हमें समझनी है कि जब भी कभी साइन कुछ आए, कॉस आए, टैन में आए, कुछ लॉग के अंदर आए, कुछ भी, या ई की पावर में कुछ भी आए, जो भी ये सब आ रहा है ये सब डायमेंशनलेस है इसके अंदर। दिस इज डायमेंशनलेस, सब में डायमेंशनलेस बनेगा सब कुछ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका मतलब ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो अगर ये दो टर्म्स हैं, दोनों अपने आप में डायमेंशनलेस होगी, ये भी डायमेंशनलेस होगी और ये भी डायमेंशनलेस होगी। इसका मतलब ओमेगा टी, ऐसे इसको लिखते हैं हम, दिस इज डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0, ठीक है। डायमेंशनलेस को ऐसे लिखा जाता है m0 l0 t0, क्योंकि m l और t में लिखना होता है मेनली। तो t तो हमें पता ही है, स्मॉल t वो क्या है, टाइम, तो इससे ये आ जाता है कैपिटल T। तो ये जब हमारे पास वैल्यू इन सबकी 0 है, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो ओमेगा की डायमेंशन आ गई हमारे पास m0 l0 और t -1। ओमेगा सॉल्व हो गया। ऑल्सो kx भी डायमेंशनलेस है, इसमें m0 l0 t0। देयरफॉर x तो पता ही है, डिस्टेंस है, तो ये l आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा m0 l0 t0। k की वैल्यू आ जाती है m0, इधर l -1 और t0। तो k की डायमेंशन हो गई l की पावर में -1 और ओमेगा की हो गई t की पावर में -1। ये तरीका है, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा जब आप t को नीचे लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में और फिर वो ऊपर आएगा तो -1 होगा ना, ठीक है। जब भी कभी कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है और वो ऊपर आ रही है न्यूमरेटर के अंदर, तो वो पावर में उसके -1 आता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t as here v is velocity and t is time. Find
डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। इन सब की डायमेंशन हमें पता करनी है। देखते हैं जरा कैसे इसको करते हैं। देखिए आपको पता ही है इसमें a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन में डी प्लस टी। रिमेंबर ऑलवेज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड पे सबकी डायमेंशन होनी चाहिए। जैसे जो v की है वही a की होगी, वही b इंटू टी की होगी, और वही इस पूरे की डायमेंशन। तो जो v की डायमेंशन है और जो a की डायमेंशन है वो सेम है। v की डायमेंशन तो हमें पता ही है, होती है एल टी माइनस वन, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर की जगह एल, सेकंड की टी माइनस वन, ये तरीका है। सिमिलरली b इंटू टी की डायमेंशन भी वही है जो v की होगी, दैट इज एल टी माइनस वन। तो यहाँ से b की डायमेंशन आ जाएगी, ये तो टाइम है, टाइम डिवाइड होगा तो t माइनस टू आएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो हमने a की पता कर ली, b की पता कर ली वैल्यू। तो अब हम इनके सीओडी के लिए पता करते हैं। अब आपको क्लियर है डी और टी ऐड हो रहे हैं, तो जो ऐड होंगे वो भी सेम होंगे। डी किसके साथ ऐड हो रहा है? टी के साथ, तो डी की वही होगी जो टी की है, स्मॉल डी की तो कैपिटल टी आती है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब सी अपॉन में डी प्लस टी का हम ले लेते हैं स्मॉल टी, इज इक्वल टू वेलोसिटी। सी की डायमेंशन होगी वेलोसिटी की इनटू टाइम की, तो ये आ जाता है एल टी माइनस वन इंटू कैपिटल टी। तो हमारे पास आ गई इसकी डायमेंशन एल, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हैं सबकी डायमेंशन आ गई, डी की भी आ गई यहाँ पे, और फाइनली सी की डायमेंशन भी आ गई। काफी आपको याद होनी चाहिए चीजें, बेसिक्स जो पीछे कराया, तब आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसमें हम। और क्वेश्चन लिखते हैं। जब आपके स्कूल का एग्जाम होगा तब आप देख के उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चन हैं जो उसके अंदर आएंगे इनफॉर्म। ये न्यूमेरिकल का पार्ट है ये। आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, और x के बारे में पहले से ही बता रखा है कि x क्या है, मीटर्स में है। x l रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी क्या होगा, ए टी स्क्वायर l, बी टी क्यूब क्या होगा l। बेसिकली यहाँ a इंटू टी, टी हमें पहले ही पता है क्या है, ये x है, दिस इज l। तो a की डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी, टी स्क्वायर है तो ये l पॉन में टी, तो वो ऊपर आके ऐसे हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है। ये तो इसका आ गया ए का। सिमिलरली ऐसे ही हमें बी का पता करना है।
सिमिलरली x b t क्यूब इसी के बराबर हुआ। तो यहाँ b अलग t क्यूब को अलग कर देते हैं। x जो है l से रिप्रेजेंट होगा, l t माइनस 3। तो एक बार देख लेते हैं x क्या था, at स्क्वायर प्लस bt क्यूब। तो ये दोनों x के बराबर ही रहेंगे। तो हमने यहाँ t भी हमें पता टाइम है तो डिवाइड कर दिया उससे, lt माइनस 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमें x bt क्यूब के बराबर था, t की जगह टाइम रखा, x की जगह l रख दिया, तो b इज इक्वल टू lt माइनस 3 आ गया। अब ये दोनों हमने टर्म्स में पता तो कर ली डायमेंशंस क्या है, यूनिट्स भी देख लेते हैं साथ साथ क्या है। तो a की यूनिट जो होगी, a हैज यूनिट्स, वैसे देख के पता चल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। b जो है, b की यूनिट्स क्या है, b हैज यूनिट्स मीटर पर सेकंड क्यूब। b क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इसका रेट ऑफ चेंज करता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, पहले था x मीटर्स में, फिर वेलोसिटी आती है मीटर पर सेकंड, फिर आता है एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ कुछ ये b आ रहा है विच इज मीटर पर सेकंड क्यूब, उसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है ऐसा अभी, तो ऐसे लिखा जाएगा उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज द वे, आपको ऐसे करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा डन है। Write the dimension of A by B in relation फोर्थ देखते हैं। v की वैल्यू है a प्लस बी टी। अगेन v गिवन है हमें वेलोसिटी, जो इसकी डायमेंशन है वही a की होगी, वही बी टी की होगी। a की डायमेंशन जो है वो v की है, v की डायमेंशन कितनी है, l t माइनस 1, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है। सिमिलरली b इंटू टी, ये भी वही है जो v की है, विच इज l t माइनस 1। तो b इंटू टी, एल टी माइनस 1, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखते हैं डायमेंशन के लिए। तो फाइनली वी गेट b एज एल टी माइनस 2। ठीक है, देयरफॉर a बाय b अगर हम रखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। a देखिए क्या था, एल टी माइनस 1,
और इसका क्या था LT माइनस 2, वेल कैंसिल हो गया, एक टी बच गया हमारे पास, यहाँ ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पुराना याद होगा सब तो बस, पुराना याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आ रहा समझ में, बट वो इसीलिए नहीं आ रहा बिकॉज उन्होंने शायद पहली क्लास अटेंड नहीं की है, और जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से अटेंड कर रहे हैं। कभी किसी को लगता है चलो थर्ड क्लास में आ जाते हैं, कभी किसी को लगता है मैं थर्ड अटेंड नहीं करता। आज ऐसे बच्चे भी होंगे ना थर्ड नहीं कर रहे अटेंड, तो कुछ नहीं हो सकता, भटकते रहेंगे, भटकते रहो। राइट द डायमेंशन of A by B in relation F is equal to A root X plus BT square, where F is force, X is distance and T is time। ठीक है, सर ये मुझे ये पूछना था कि हमने इधर A इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू LT माइनस 1 लिखा है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बताओ क्या पूछना है। इसमें हमने A प्लस BT इज इक्वल्स टू V है, तो हमने इंडिविजुअली इसके V के इक्वल कैसे रख सकते हैं हम A को और BT को? V को थोड़ी रखा है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन, डायमेंशन रख सकते हैं। आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में। हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एक जैसी टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं सिर्फ, या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो A जो है अगर वो CT में ऐड हो रहा है और वो इक्वल टू है तो वो वेलोसिटी वाली डायमेंशन है सारी। अच्छा ठीक है सर। क्लास में बताया था ना मैंने कि ये अगर V जो है अगर वो LT माइनस 1 है तो ये डायमेंशन भी LT माइनस 1 होगी, ये डायमेंशन भी LT माइनस 1 होगी। ठीक है सर। डायमेंशन इक्वेट किया है, सब जगह ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट मतलब डायमेंशन। ठीक है, इंडिविजुअल वेलोसिटी A के बराबर नहीं की मैंने। क्लियर हो गया? ओके सर, यस सर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये f दिया हुआ है इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। तो अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम कि ये f है अगर, तो ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स ही होगा, तभी ये ऐड हो सकते हैं आपस में। हाँ जी, ये चीजें बताई गई होंगी कि f क्या है, a क्या है, t क्या है, मतलब जो पूछा गया होगा ऑफ कोर्स वो तो नहीं बताया गया होगा, बाकी चीजें बताएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। जैसे f बताया फोर्स है, x बताया डिस्टेंस है, t बताया टाइम है, तभी कर पाएंगे क्वेश्चन। तो अभी हम इधर लिखते हैं f जो है a रूट x की जो डायमेंशन होंगी वो डायमेंशन f की होंगी। f की डायमेंशन आपको लास्ट क्लास में बताई थी, दैट इज mlt माइनस 2। वो कैसे पता चलता है? वैसे फोर्स का फॉर्मूला जो है वो आपको पता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m मास एक्सेलरेशन lt माइनस 2, ये तरीका होता है। तो अभी यहाँ से a और रूट x का मतलब होता है l की पावर में हाफ, x लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज mlt माइनस 2, तो ये आ जाएगा m, ये इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो l की पावर हाफ t की पावर माइनस 2। दिस इज फॉर a। ऑल्सो b के लिए ये ऐसे लिखेंगे bt स्क्वायर इज इक्वल टू f। अगेन दिस f इज mlt माइनस 2। सो इधर b
और t का स्क्वायर करेंगे तो ये कैपिटल T हम लिख सकते हैं एज ए डायमेंशन. दिस इज ml t माइनस 2. ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा इसमें. अभी इसके अंदर therefore we'll write b as m l और t माइनस 4. ठीक है, तो a बाई b हमें पता करना है. ये भूलना मत, कई बार बच्चे भूल जाते हैं करते करते क्वेश्चन की a और b निकाल दिया, हो गया खत्म, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे स्कूल में. एम एल हाफ ये आ जाएगा l की पावर माइनस हाफ t की पावर 2. दिस इज a बाई b. ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन. 6 पे आते हैं. अब आपको इसमें एनर्जी जो है उसकी डायमेंशन मालूम होनी चाहिए, तब वो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा, है ना. इसलिए वो टेबल बनवाई थी हमने लास्ट क्लास में, जो वो पूरा अच्छे से आनी चाहिए. तो 6 क्वेश्चन देखते हैं एक बार. डायमेंशन a क्रॉस b हमें पता करनी है, तो इसके अंदर e की जो डायमेंशन है वो, अच्छा पहले e से पहले हम ये देखते हैं, जैसे ये दो हैं हमारे पास b और x पर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए. तो b की और x स्क्वायर की डायमेंशन सेम हो जाएगी. तो जो b की डायमेंशन है वही x की डायमेंशन होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास. b इज इक्वल टू आ गया एल स्क्वायर. तो ऐसे ही जो e की डायमेंशन है और जो इधर b या x स्क्वायर की डायमेंशन है वो पर, और नीचे a और t. जो अब एनर्जी की डायमेंशन हमें मालूम होनी चाहिए, वही होती है जो वर्क की होती है, दैट इज m l2 t माइनस 2. b की डायमेंशन हमने अभी पता की है l2 है, इधर a स्मॉल a की पता करनी है, स्मॉल t तो टाइम ही है, तो ये a आ गया इधर l2, क्या आ गया m l2 t माइनस 2 t. ये आ जाएगा m माइनस 1, l2 कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा t माइनस 1, तो ऊपर आके t हो गया. ठीक है,
ए की भी आ गई और बी की भी आ गई, therefore वैल्यूज a इंटू बी करनी है अभी मुझे, a की और इंटू बी की डायमेंशन, ये आता है -1t और b की वैल्यू L2, ये वैल्यू आ जाएगी m-1 L2t। ठीक है, सेवन देखते हैं क्वेश्चन। P is equal to a minus t square by bx. Here P is pressure, x is distance and t is time. आइए इसको सॉल्व करते हैं हम एक बार। ऊपर हम देखते हैं जैसे a और t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, t टाइम है, a की डायमेंशन वही होगी जो t स्क्वायर की होगी, विच इज कैपिटल T की पावर 2, और प्रेशर और इसकी इस टाइप से लिखेंगे हम डायमेंशंस ऐसे। P जो है वो प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशंस क्या होती हैं, फोर्स अपॉन एरिया, m(L-1 T-2), ये आएगा T2, नीचे आएगा इधर B और इधर आएगा X। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर B जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी T की पावर 2 बाय m(L-1 T-2) और L m-1, L कैंसिल हो गया, इधर T4 हो गया। ठीक है, A भी आ गया और B भी आ गया। नाउ A अपॉन में B कर लेते हैं यहाँ पे, T2 अपॉन B में m-1 T4, फाइनली आया था m(T-2). ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस पर बेस्ड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको ध्यान होगा जो यूजेस हमने लिखवाए थे, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसके अंदर हमने पहले दो उसके यूजेस कर लिए हैं। पहला था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, दूसरा था चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, और तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास। इससे आज हम पता करेंगे किस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूलास की। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से। The frequency of vibration of a string may depend upon length L of string, tension T in string, and mass per unit length.
mu of string. ठीक है, आगे इधर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन. यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, derive formula of frequency. ठीक है बेटा, अब देख लो इसको क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद फिर आप तभी कर पाएंगे क्वेश्चन. हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना है इधर सब बेटा. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये सिंबल्स भी गिवन होंगे, लेंथ एल टी म्यू, क्योंकि हमें आंसर ही नी में चाहिए, तो ये म्यू है, ऐसे है. ठीक है, अलग अलग है सारे सिंबल. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है लिखना कैसे होता है, इट मे डिपेंड अपॉन, मतलब एल पे डिपेंड कर सकता है, टी पे, म्यू पे. तो बेसिकली ऐसे लिखना है इसको. एल पे डिपेंड करता है पावर ए, टी पे डिपेंड करता है इसकी पावर बी, म्यू पे डिपेंड करता है इसकी पावर सी. दिस टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स. ये एक फोर्स है. ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी की पावर बी, म्यू की पावर सी. तो आप इसके अंदर राइटिंग ऐसे स्टेप्स सारे ध्यान रखने हैं. राइटिंग डायमेंशंस, म्यू की पावर सी. ये क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ, टेंशन एंड मास per unit लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. सो यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशन वी हैव टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल है. अभी जो जो दी हुई है हमें वैल्यू, जैसे लेंथ दी हुई है, टेंशन दी हुई है और मास per unit लेंथ दिया हुआ है, इन सब पे प्रोपोर्शनल है. तो ऐसे लिखते हैं उसको, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, टी की पावर बी एंड म्यू की पावर सी. सो नाउ इस स्टेप के बाद हमें ये लिखना है राइटिंग डायमेंशंस. जब आप ये लिखते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह आप इक्वल कर देते हैं और इधर ब्रैकेट्स बना देते हैं सब में. तो अब हम डायमेंशन लिखेंगे जब इसमें, जैसे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होती है वो होती है टी की पावर -1. लेंथ की तो एल होती है. टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स, mlt -2, इसकी पावर में आएगा b. और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, ml -1 की पावर c. तो अब आप इन सबको इकट्ठा करेंगे. जैसे इधर L है तो L की पावर सारी इकट्ठी कर लेते हैं. दिस इज A प्लस B माइनस C. ठीक है, उसके बाद M की पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, दैट इज B प्लस C. उसके बाद T की पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं, -2B. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. अब लेफ्ट साइड पे सिर्फ हमारे पास T की पावर दी हुई है, तो इसका मतलब बाकी जो पावर्स हैं वो 0 है. जैसे M की पावर 0 है, L की पावर 0 है, T की पावर -1 है. दिस इज इक्वल टू M की पावर B प्लस C, जैसे लिखा हुआ है, L की पावर A प्लस B माइनस C एंड T की पावर -2B. ठीक है, सो वी राइट कंपेयरिंग डायमेंशंस. डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं, M से M को करते हैं, 0 इज इक्वल टू B प्लस C. L से L को करते हैं, A प्लस B माइनस C. और T को T से करते हैं, -2. तो इससे हमारे पास आंसर आ जाता है B का हाफ, एस C इज इक्वल टू -B. तो C की वैल्यू भी आ जाती है, तो A की वैल्यू भी आ जाती है C माइनस B, दैट इज -हाफ, इट इज -1. देयरफॉर A B C तीनों आ गए. फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी L की पावर -1, T की पावर हाफ, म्यू की पावर -हाफ. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे K लगाते हैं, दैट इज constant, experimentally determined constant. K is constant.
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड होता है। इस तरह से इसको लिखना है, फॉर्मूला डिराइव हो गया हमारे पास। अब आपको कुछ पूछना है इसमें तो आप बताइए। अभी चैप्टर के लिए हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखते, क्योंकि जब आज ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर हमें किसी कांस्टेंट के बारे में पता है तो हम तभी लिखेंगे, वरना उसको यहीं छोड़ देते हैं। सारे कांस्टेंट्स को निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होते हैं सारे कांस्टेंट्स। ठीक है, एक बार और हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी एक बार और समझते हैं इसको। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दे रखा है आपको, इट इज न्यू, और स्ट्रिंग जो है, द फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो उसको ऐसे स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए टी की पावर बी म्यू की पावर सी। ऐसा हो सकता है कि सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई जीरो भी आ जाए, तो इसलिए उसने में लिखा हुआ है, सकता है उस पर डिपेंड ना भी करे, तो ये सॉल्व करके पता चलेगा। फिर हम डायमेंशन लिखते हैं। तो यहाँ आपने देखा कितने डायमेंशन की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन में अगर कोई टर्म आ जाए और उसकी डायमेंशन आपको नहीं पता, अगर फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए डायमेंशन इसीलिए लिखवाई थी मैंने इतनी सारी लास्ट क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं हम एक बार क्वेश्चन में। तो इसमें हम ऐसे डायमेंशन लिखेंगे, देन वी कंपेयर द पावर्स जो भी एम एल और टी में आएंगी, फिर उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको वापस पुट करेंगे इनमें ए बी और सी पता करके, तो हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो के डाल दीजिए, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ एंड होता है क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये हम सेकंड क्वेश्चन एक बार अब इसको भी ट्राई करते हैं कैसे इसको करना है हमें। आइए देखिए, जो सिंबल्स दिए हैं वही लिखने हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, आर की पावर सी। बेस सेम होगा, जो उनकी पावर ऐड करनी है आप, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं जरा इसको। यहाँ से b की वैल्यू हाफ आई तो मैंने इसको यूज किया। c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी, क्योंकि b प्लस सी 0 है, तो b हाफ था तो c माइनस हाफ आ गया। b आ गया, c आ गया, उसको इसमें पुट करेंगे अब। a की वैल्यू कैसे आएगी, इधर 0 है, इसको उधर लेके जाएंगे, c माइनस बी। c की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, माइनस आ गया, सारी पावर्स आ गई, सॉल्व है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बच्चे सीरियसली इसको ले रहे हैं क्लासेस को, वो अपनी नोटबुक साथ रखो, साथ साथ नोट किया करो और सॉल्व किया करो साथ साथ, तभी आएगा समझ में, ये तभी कैलकुलेशन समझ में भी आएगी ना खुद से आपको। ये तो पुष्चर हो गए, ये पढ़ने की गेम नहीं है, ये उससे आपको सॉल्व करना है। तो राइटिंग डायमेंशंस, अभी कुछ बच्चों को जैसे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्लास के बाद एक बार डिस्कस कर लेना, तो मैं उनको बताऊंगा क्या करना है फिर, ठीक है, उनको हम क्लास देंगे दोबारा से। हाँ जी विपिन बताओ। हेलो, हाँ जी बेटा बताओ क्या हुआ। तो अब इसके अंदर आप इसमें डायमेंशन लिखते हैं, तो ये ऐसे, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, m की पावर a, b की पावर b, r की पावर c, ठीक है, दिस इज m l t माइनस 2। कुछ बच्चों ने इसको करके भी सेंड कर दिया है, तो हम देखते हैं इसको, एल टी माइनस 1 की पावर b, r मतलब l, c। तो अब जो अलग अलग है वो लिख लेते हैं, m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर माइनस 2 है, इधर m की पावर a है, l की पावर है b प्लस c, और t की पावर है माइनस b, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, 1 इक्वल टू a, 1 इक्वल टू b प्लस c, माइनस 2 इक्वल टू माइनस b,
तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है 2, a की वैल्यू तो 1 आई गई, सेकेंड इक्वेशन से c की वैल्यू आ जाती है -1। Therefore f proportional to आ गया m1 v2 r -1, f आ गया mv square by r। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा k mv square by r। ऑलवेज राइट k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आइए थर्ड पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि देयर इज अ जेट ऑफ वाटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मतलब एक पाइप के थ्रू अगर वाटर निकल रहा है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, जो पाइप है उसका ए था, तो वो इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट इज हिटिंग नॉर्मली ए स्टेशनरी फ्लैट प्लेट, एक प्लेट को हिट कर रहा है। तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी है वाटर की वो दी हुई है। तो अब जो जो टर्म्स दिए हैं हमें उन्हीं को लेना होता है। मतलब जैसे फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है रो की पावर ए, कैपिटल ए की पावर बी, बी की पावर सी। अच्छा, इसमें एक और दिक्कत रहती है, कई बच्चों ने जैसे किसी ने कैपिटल ए की पावर ए ले लिया होगा, रो की पावर बी ले लिया होगा, या मतलब ये इंटरचेंज कर दिए होंगे, पहले किसी को भी ले लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल एक्सप्रेशन सेम बनना चाहिए। एबीसी को मत देखना आप, फाइनल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम। राइटिंग डायमेंशंस, इसमें डायमेंशन लिखेंगे हम, तो ये ऐसे है। पहले इसको ऐसे लिखना होता है, रो की पावर ए, कैपिटल ए की पावर बी, बी की पावर सी। ठीक है, therefore ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2, एम एल माइनस 3, एल टी माइनस 1 की पावर सी। तो ये आ गया एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 2। तो ये आ जाए एम की पावर ए, एल की पावर -3a + 2b + c।
और t की पावर आ गई -c ऑन कंपेयरिंग। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और पिछला जो पढ़ा है वो पता होना चाहिए। 1 a के बराबर हो गया, 1 - 3a + 2b + c के बराबर हुआ, -2 - c के बराबर हुआ। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 1, c की आ जाती है 2। तो जो बीच वाली इक्वेशन है उसको हम लोग यूज करते हैं, 1 = -3 × a + 2b +, तो ये आ जाएगा 1 + 3 - 2 × 2b, b आ गया 1। Therefore f proportional to आ गया रो की पावर a which is 1, कैपिटल A 1 और b आ गया 2। f = ये आ गया k रो a b स्क्वायर। ठीक है बेटा, k is again proportionality constant। दोबारा बोलेंगे तो इससे एक्सप्लेन करते हैं, proportionality constant जी। ओके, जो रो है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे हम लिख सकते हैं। तो जो है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ml-3 कोई लिखा है। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है। और कुछ आपको पूछना तो बता दीजिए, क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए ml-3 है। कुछ क्या आप बना सकते हो जो बेसिक है, जैसे डेंसिटी या मास अपॉन वॉल्यूम, वो ऑन द स्पॉट भी बन जाएगा। ठीक है, 4th पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट उसका मतलब सेम ही होगा हमेशा। इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम को आप सरफेस टेंशन, लीनियर मोमेंटम और सरफेस टेंशन को v, रो और न्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। जैसे लीनियर मोमेंटम जो है उसको हम p से लेते हैं, p को प्रोपोर्शनल करते हैं वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसको फिर ऐसे लिखेंगे हम, वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की पावर c। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी। तो राइटिंग डायमेंशंस, डायमेंशन लिखेंगे जब हम तो आ जाएगा मास L-T-1 इक्वल टू वेलोसिटी L-T-1 की पावर a, डेंसिटी ml-3 की पावर b अभी लिखा ही था,
फ्रीक्वेंसी t⁻⁻1 c। अब इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। इधर मास के लिए लिखते हैं b, l के लिए लिखते हैं a प्लस b, a प्लस b। मास किसी में नहीं है, l इसमें और इसमें है, सॉरी a-3b होगा। ये होगा a-3b और t की वैल्यू कितनी होगी, -a-c। ऑन कंपेयरिंग वैल्यूज हम लिख लेते हैं इसके अंदर, 1 इज इक्वल टू b, 1 इज इक्वल टू a-3b, -1 इज इक्वल टू -a-c। b आ गए यहाँ पे वैल्यू 1, जैसे b की वैल्यू आई देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 4, देयरफॉर c की वैल्यू आ जाएगी 1 -a-3। तो देयरफॉर p जो है वो कैसे एक्सप्रेस हो गया, b की पावर 4, रो की पावर 1, न्यू की पावर -3। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ अभी। अब दूसरा पार्ट क्या था, सरफेस टेंशन। पहले आप सरफेस टेंशन को लिख लीजिए कैसे आप लिखना चाहते हैं। सरफेस टेंशन को आप एस से भी डिनोट कर सकते हैं और सिग्मा से भी कर सकते हैं, एस से कर लो। सरफेस टेंशन एस है प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, रो की पावर y, फ्रीक्वेंसी की पावर z। इसलिए एक्स वाई जेड लिया क्योंकि एबीसी पहले ऊपर ले लिया है, तो सेम ही, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में ले लिया। कीजिए इसको आप एक बार। ठीक है, तो इसमें अब हमें सरफेस टेंशन जो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, mt -2 इक्वल टू, ये इस साइड में जो लिखा हुआ है हमने वो एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, m की पावर b मतलब y, l की पावर x -3b और t की पावर -x -z, है ना। ये आप ऐसे लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, कि जो एबीसी में था वैसी तो एक्सपीरियड में है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे देखिए क्या बनता है, m1y, l तो 0 है, x -3, अच्छा ये b है, इसकी जगह यहाँ y आएगा, एंड इधर है -2 -x -z, तो y1 आ गया, x आ गया 3, z आ जाएगा 2 -x -1। देयरफॉर सरफेस टेंशन जो है दैट इज b की पावर 3, रो की पावर 1, फ्रीक्वेंसी की पावर -1। ठीक है, दिस इज द वे। ये हमारे फाइनल आंसर था इसके। जी, आपने कुछ मिस्टेक की होगी, अगर कोई आपका रॉन्ग आ रहा है तो। फॉर्मूला तो यही है, रो v4 न्यू -3 रो v3 न्यू -1, सेम है। देखिए आपने क्या गलती की, इसी से चेक करो, कोई मिस्टेक आपने की हो बाई चांस, ये तो नोट किया ही करो ना आपने।
आइए इसको देखते हैं। फिफ्थ, wavelength lambda of matter waves depend upon this. So lambda is proportional to Planck's constant, small m की power b, velocity की power c. m is mass of particle and velocity of particle. ठीक है, तो राइटिंग डायमेंशंस, अब आपको यहाँ डायमेंशन पता होनी चाहिए फिर से, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट तो हमने कल ही किया था, लास्ट क्लास में सॉरी किया था, तो वो आप देख सकते हैं। राइटिंग डायमेंशंस, लैम्डा का हो गया L, प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता था एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। तो एनर्जी आपको पता ही है ml2t - 2, तो ये आता, इसकी वैल्यू आ जाएगी ml2t - 1 ml2t - 1 into m की पावर b into वेलोसिटी है दैट इज lt - 1 की पावर c। ये l लिखेंगे यहाँ पे 1 है, m की वैल्यू है a प्लस b इंटू l है 2a प्लस c, 2a प्लस c, t है -a - c। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू 2a प्लस c l के लिए, m के लिए 0 है, a प्लस b, t के लिए भी 0 है, -a - c। ओके, तो अभी इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी 1 इज इक्वल टू 2a प्लस c, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, 0 इज इक्वल टू -a - c, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऐड कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा, a1 आ गया, देयरफॉर c की वैल्यू आ जाएगी -1 फ्रॉम 2, b आ जाएगा 1, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू आ गया, h की पावर 1, m की पावर 1, v की पावर -1। यहाँ पे 2a प्लस c 1 है, a प्लस b -a - c, a तो 1 आ गया, a 1 आ गया, तो b की वैल्यू -1, तो ये आ गया m -1 और c भी -1, तो h बाई एम v, लैम्डा इज इक्वल टू k h बाई एम v, ये आ गया हमारे पास। हाँ जी, ठीक है। मुझे तो काफी सारे फॉर्मूले पता है, बट यहाँ भी कई बार मिस्टेक हो जाती है ना सॉल्व करते करते, तो इसलिए उसको देखना पड़ता है। मुझे तो फॉर्मूले पता ही है बहुत सारे इसमें से, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है ताकि ना एग्जाम में मिस्टेक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अब। सिक्स्थ देखते हैं। ओके, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप फिर वेट कर लेंगे, बाकी लोग एटलीस्ट लिख पाएंगे फिर।
जी हाँ जी, एन लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी एन है, एन से डिनोट किया हुआ है, जिससे मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ उसी से डिनोट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन को रब करें, क्वेश्चन रब कर दें। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सिक्स, इसके हिसाब से n जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर a, डेंसिटी d की पावर b, यंग मॉडुलस की पावर c। राइटिंग डायमेंशंस, अब लिखते हैं डायमेंशन फ्रीक्वेंसी t माइनस 1, लेंथ की पावर a, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यंग मॉडुलस का होता है वही जो स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, m फोर्स ml t माइनस 2 बाय l2, ml माइनस 1 t माइनस 2 c। वैल्यूज लिखते हैं इसकी, m b प्लस c l, तो ये इसको भी l लिखना है ना, a माइनस 3b माइनस c, t की पावर में आ जाएगा माइनस 2c ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयर कर लीजिए इसको, ओके। देखो काफी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग m लेफ्ट साइड पे 0 है, l भी 0 है और ये -1 है, तो इससे c तो आ जाता है हमारे पास हाफ। फर्स्ट इक्वेशन से c आता है -b, तो b की वैल्यू आ जाती है -c, मतलब माइनस हाफ। c भी आ गया, b भी आ गया, फॉर a की वैल्यू आ जाती है 3b प्लस c, -3/2 प्लस 1/2, ये आ जाता है -1। therefore n proportional to l की पावर -1, d की पावर b minus half, young modulus power half. This is n proportional to 1 by l, young modulus और d अंडर, ठीक है। और फाइनली आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगा के k लिखेंगे। n इज इक्वल टू आएगा k by l, young modulus by d, ठीक है। सेवेंथ,
6 को रब कर रहा हूं मैं। कीजिए इसको ट्राई। 7th क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन रेडियस, डेंसिटी एंड एस। राइटिंग डायमेंशन लिख देना वो, तो आर की पावर ए, रो की पावर बी एंड एस की पावर सी। तो ये आएगा टी की पावर -1 लेंथ या मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। ये सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ mlt -2 by L mt -1 ऑन कंपेयरिंग। मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। m इधर 0 है, इधर m इकट्ठा करते हैं b प्लस सी। l इधर 0 है, l इधर इकट्ठा करते हैं a -3b। t इधर -1 है, t इधर इकट्ठा करते हैं -2c। इन तीनों को यूज करके c आ जाता है हाफ, b आ जाता है -हाफ, a आ जाता है -3/2। therefore फ्रीक्वेंसी आएगा r की पावर -3/2, रो की पावर -हाफ, s की पावर हाफ। आएगा 1/r s बाय रो r। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा k r नीचे s बाय रो r। या आप पावर के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। कोई भी टर्म अगर उसकी पावर 3/2 है तो डेट कैन बी रिटन एज r√r ऐसे। और अगर उसकी पावर -3/2 है 1/r√r। ठीक है, वही लिखा है, आप देख सकते हैं। चेक करो बेटा, आप चेक करो, देखो, चेक करके देखो आप, सेम वैल्यूज तो नहीं आएंगी, चेक करो। चेक करके देखो। Using method of dimensions, derive an expression for rate of flow of a liquid through pipe of radius r under pressure gradient P by L, given that Q also depends on coefficient of viscosity. ठीक है,
तो इसमें ना एक ये क्वेश्चन था, डायमेंशन ऑफ, देखते कितने बच्चों को याद है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको 8th क्वेश्चन करते हैं और इसको करते हैं हम 9th क्वेश्चन। पहले आप 8th देखिए फिर 9th देखना आपने, देखिए याद है। रेट ऑफ फ्लो क्यू है, क्यू लिया हुआ उसको। पहले ये तो बताओ 8th में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, आपको ध्यान है? बताओ चैट के थ्रू क्या वैल्यू होती है इसकी। हाँ ठीक है, गुड। तो ये आंसर होता है इसका ml -1 d -1। ये याद होगा तो फिर इस क्वेश्चन में हम लगा पाएंगे अभी इसको। तो 9th का देख लेते हैं हम। यूज मेथड ऑफ डायमेंशन, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फ्लो q प्रोपोर्शनल टू r की पावर a p by l प्रेशर ग्रेडियंट। अच्छा ये इकट्ठा है, p और l को अलग मत कर दीजिएगा, इकट्ठा है ये। एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ईटा बोलते हैं इसको, ईटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अभी ये Q, अब इसके डायमेंशन लिखते हैं हम सारी, क्या डायमेंशन है इसकी वो सारी हम लिखते हैं। रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो हमने बात की थी इसमें, वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये आ जाएगा L क्यूब T -1 L की पावर A, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, MLT -2 होता है फोर्स, अपॉन में एरिया, अपॉन में लेंथ है, L क्यूब आ जाएगा नीचे। MLT -2 बाय L क्यूब, ML -2 T -2 और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML -1 T -1 की पावर C, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग 3 है, इधर L निकालते हैं कितना है, A -2B -C, T का -1 है, -2B -C और M का 0 है, B + C, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसमें अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, और सेकंड और थर्ड ऐड करते हैं, अगर ध्यान से देखो ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा -b, b = 1, जैसे b1 आ जाएगा c -1 आ जाएगा। q प्रोपोर्शनल तो आ जाएगा r की पावर 4 p by l की पावर 1 और बीटा की पावर -1, r4p by eta l, q = k r4p eta l। ये आ गया हमारा आंसर इसका। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं इसमें।
हाँ जी, आइए इसको देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 99% चांस है इसके आने की, 99% इसके। सबसे डिफिकल्ट है थोड़ा सा इसलिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय दिस क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। अब n के बारे में बता दिया, ये n की डायमेंशन कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर है वो। पर यूनिट एरिया का हो गया L2 पर यूनिट टाइम, ये तो L-2 T-1, ठीक है। ऐसे n क्या आ गया हमारे पास। अब N1, these are number of particles per unit volume, N1 और N2 these are number of particle per unit volume, मतलब ये आ गया L-3। यही इसमें समझनी है सारी चीजें बस। For the values of x meant to be x1 and x2, what is the dimension formula for diffusion constant? x तो आपको पता ही है, x1 x2 किस में होगा, तो मीटर में ही है ना, तो L आ गया इसका। अब देखिए d डिफ्यूजन कांस्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू बनती है यहाँ से। No, capital D is not distance, it is diffusion constant, capital D is diffusion constant, ये ठीक है। बाकी n, n2, n1, x2, x1 ये सब हमें पता है, तो अब आपको इसके थ्रू पता करना है क्या आंसर आता है। देखिए क्या बनता है इसमें। तो जब हम इसके बारे में पता करेंगे डिफ्यूजन, तो पहले तो n का लिखते हैं, फिर डिफ्यूजन कांस्टेंट है, फिर n2 या n1 में से कोई भी एक ले लीजिए, ऐसे ही नीचे भी एक ले लीजिए। कैपिटल D डिफ्यूजन कांस्टेंट का n का आपने लिखा ही हुआ है L-2 T-1 इंटू x2 का L है ऑन n2 का देखिए क्या है L-3 नीचे, ये आ जाएगा L2 T-1। भाई 99% आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। अभी सारे तो करा ही दिया मैंने क्वेश्चन आपको, इसमें और करते हैं।
साइड x1 n1 नहीं लिया, साइड मैंने x1 और x2 के डायमेंशन सेम लिया L। हेलो, हाँ जीवंत, ये आपने क्या पूछा बताओ। आइए यहाँ पर ये इसका पता करते हैं टी से। कैपिटल आर की वैल्यू पावर में ए, रो की बी और कैपिटल जी की पावर में सी। तो अब इसके अंदर इन सब की हमें वैल्यू लिखनी है। आपको ध्यान है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था उसकी डायमेंशन क्या थी? उसकी डायमेंशन थी फोर्स इंटू जी स्क्वायर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर, ऐसे था। mlt minus 2l2 by m2, so this was m minus 1 l3t minus, ठीक है। इसको ऐसे डाल देते हैं, t इज इक्वल टू, बेसिकली टाइम पीरियड के लिए t ही है, l की पावर a, ये है डेंसिटी, मास l माइनस 3 की पावर b, ये आ गया m माइनस 1 l3t माइनस 2 की पावर c। ऑन कंपेयरिंग, इसकी कंपेयरिंग करते हैं वैल्यूज की, तो आपको m की जगह मिलेगा 0 लेफ्ट में, इधर मिलेगा b माइनस सी, फिर l की जगह पे मिलेगा 0, इधर मिलेगा a माइनस 3b प्लस 3c, t की जगह पे मिलेगा 1 माइनस 2c। इसको सॉल्व करके c आ गया माइनस 1/2, b भी यही आ गया। तो a 0 आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फाइनली हमारे पास P प्रोपोर्शनल टू R तो खत्म ही हो गया, रो और G आ गए सेम, उसमें माइनस हाफ, वो क्या आ जाता है बेसिकली, साथ में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो ये भी सॉल्व हो गया हमारा जी। हाँ, वो कोई भी ले सकते हो आप। मैंने कहा जब डायमेंशन लेते हैं तो एक की ही डायमेंशन ली जाती है, डायमेंशन हमेशा एक में ही की जाएगी, क्योंकि n2 और n1 दोनों की डायमेंशन सेम है ना, तभी तो माइनस हुआ था। ऐसे ही x1 x2 दोनों की डायमेंशन सेम है, कोई भी एक की डायमेंशन लेंगे, सेम ही है ना डायमेंशन, वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसीलिए एक को लिया था बस, ठीक है। एक की डायमेंशन ही हम लेते हैं, और जब भी सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो तो उन दोनों में से एक की डायमेंशन लेनी है। स्टार्टिंग में भी आपने अगर देखा हो तो मैंने एक की डायमेंशन ही उसके अंदर मेंशन की थी। तो एक बार हम इसमें बस 2-3 पॉइंट्स हैं उसके, वो भी हम लिख लेते हैं, तो ये सब फिनिश हो जाएगा हमारा। अभी पहले हमें इसको करना है यहाँ पे, डिफ्यूजन कांस्टेंट, बस 2-4 पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए और फिर खत्म हो जाएगी आज की क्लास। तो हम एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमने अभी सारा डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा उसकी लिमिटेशन है कुछ, वो लिमिटेशन हम देख लेते हैं एक बार क्या है। हम लिमिटेशन में क्या क्या चीजें पता नहीं कर पाते,
इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन। जो डायमेंशनल एनालिसिस है अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जो आ रहे हैं सामने, तो के लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस से कांस्टेंट के बारे में पता नहीं चल रहा। तो वी कैन नॉट डिराइव एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आप देख सकते हैं हम इसके अंदर सिर्फ वही डिराइव कर पा रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में है सारे। बस आपने देखा होगा जितने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे सारे वही सिर्फ हमने डिराइव करने के लिए लिए हैं। हम जो सम के क्वेश्चन थे जैसे v = u + 80 s = ut + ½ at², जिसमें दो टाइप है प्लस या माइनस यूज हो रहा है, वो हम डिराइव नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल ये है जैसे v = u + 80, ये हम इसके थ्रू डिराइव नहीं कर सकते। ut + ½ at² हम डिराइव नहीं कर, जिसमें प्लस या माइनस आ जाएगा बीच में, वो हम डिराइव इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात, हम इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ऐसे वाले भी डिराइव नहीं कर सकते। We cannot derive expressions having trigonometry, exponential और logarithmic functions। ये वाले हम डिराइव नहीं कर सकते। It gives no information whether quantity is scalar or vector। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा ये डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट सारा खत्म होता है। ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए, आप जरूर इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आते होंगे तो अगला अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं भी किया होगा तो भी आप कर लोगे वहाँ पे। और जितने मैंने आपको बताए थे डायमेंशंस, वो सारी आपको लर्न करनी है, इतनी बताई गई है। ठीक है, अगला जो भी हम टॉपिक लेंगे अब वो पीछे से रिलेटेड नहीं है, वो फ्रेश टॉपिक होगा फिर से। ठीक है, तो फिर सबको समझ में आएगा। जिनको आज प्रॉब्लम हो रही थी कुछ स्टूडेंट्स को, तो आज कौन कौन से वैसे नए स्टूडेंट थे जिन्होंने पिछली क्लास से अटेंड नहीं की थी? बट उनको मुझे नहीं पता समझ आया कि नहीं आया, बट एक दो बच्चे थे जी बीच में जो बोल रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब आज के बाद वाली क्लास जो भी होगी वो उनको क्लियर होगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वैसे मैंने आज शेड्यूल सारा मैसेज कर दिया है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग अब क्लास करेंगे। कोई और अगर चेंजेस होंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कल अगर फ्राइडे है तो फिर कल की क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, अभी यही सब है जो अभी कराना है। आगे डायमेंशन से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट आगे की चीज है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि वी कैन नॉट डिराइव एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे हमने पीछे स्टार्टिंग में आती मैंने क्वेश्चन दिया था y = a sin ω t - kx, ऐसे करके क्वेश्चन था ना, वो इससे डिराइव नहीं कर सकते। अभी पीछे जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वगैरह नहीं आती। ठीक है, ओके।